जो नहीं हो सके पूर्ण काम में उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तूरीर हुए। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने थे उदधि पार, मन ही मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार। जो उच्च शिखर की ओर बढ़े रह रहे नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली हीन समाधि, कुछ असफल ही नीचे उतरे। कृत्य नहीं जो हो पाए, प्रतियुक्त फांसी पर गए झूल। कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी ये दुनिया जिनको गई भूल, उनको प्रणाम, उनको प्रणाम। अयोध्या रेडियो 90.8 FM पर आप सुन रहे हैं आरजे सुजाता को। मैं आपको सुना रही हूँ 1857 अवध का मुक्ति संग्राम से अवध का अपहरण। ये इतिहास अवध के दरबार से शुरू होता है। अवध का दरबार लगा हुआ था। ब्रिटिश कमांडर इन चीफ बहुत विनम्र भाव से खड़े होकर अपनी अर्धांगिनी का परिचय नवाब से करा रहे थे। भारतीय संस्कृति की गोद में पले नवाब को यह आचरण असभ्य लगा। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, काफी हो चुका, अब इस औरत को यहां से हटाओ। कौन जानता था कि इस अंग्रेज महिला का बेटा एक दिन अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का हुक्म देगा और नवाब असहाय अवस्था में कैद करके कोलकाता भेज दिए जाएंगे। और हुआ भी यही। ये औरत भारत के भावी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की माता थी और डलहौजी के शासनकाल के आते आते अवध की स्थिति एक ऐसे बैंक सी हो गई थी जिससे कंपनी राज्य जितना भी रुपया मांगे सिर झुकाकर देना ही पड़ता था और अंग्रेजों की प्रत्येक आज्ञा को नवाब को मानना ही पड़ता था। अवध के सिर ये बला एक दिन में नहीं आ पड़ी थी। नियति अवध की शत्रु नहीं मित्र बनकर आई थी। इस काले इतिहास का आरंभ हुआ था सन 1764 में, जब कंपनी से अवध की पहली संधि हुई थी। इस संधि के अनुसार एक अंग्रेज रेजिडेंट लखनऊ में रहने लगा। उस समय के अंग्रेज रेजिडेंट हिंदुस्तानी वेशभूषा में रहते थे और एक निम्न कोटि के अमीर की भांति दरबार में उपस्थित होते थे। ईद आदि त्योहारों पर नवाब को कंपनी की ओर से नजर दी जाती थी और दरबार के छोटे से छोटे राजदूत से भी रेजिडेंट अत्यंत विनम्र भाव से बात करता था। संधि की अनेक शर्तों में एक सर्वग्राही मंत्र भी था। रेजिडेंट के साथ नवाब की सहायता के लिए एक ब्रिटिश सेना रखने का निश्चय हुआ और ये भी तय हुआ कि उस सेना के खर्चे के लिए प्रति वर्ष 16 लाख रुपए नवाब के कोष से कंपनी को मिलेंगे। इतिहास का प्रत्येक विद्यार्थी ये बात जानता है कि अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को प्रायः इसी मंत्र से जीता था। यद्यपि ये तय हो गया था कि अवध के शासन प्रबंधन में कंपनी की ओर से कोई हस्तक्षेप न होगा, तथापि कुछ समय बाद ही तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस और तदनंतर सर जॉन शोर ने अनुचित और दुर्व्यवहारपूर्ण हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिए। वास्तविकता तो ये थी कि अवध की उर्वरा और उद्यानमयी भूमि को हस्तगत करने का लोभ ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ संवरण न कर सके। सन 1798 में तो शोर ने एक प्रकार से सीमा का उल्लंघन कर डाला। तत्कालीन नवाब वाजिर अली को गवर्नर जनरल के आदेश से गिरफ्तार करके बनारस भेज दिया गया और उनके स्थान पर सआदत अली को नवाब बनाया गया। नए नवाब के साथ चिरस्थायी मित्रता नामक नई संधि हुई, जिसे अंग्रेजी में परपेचुअल फ्रेंडशिप कहते हैं, जिसके अनुसार सहायक सेना यानी कि सब्सिडियरी आर्मी की संख्या बढ़ा दी गई। अब नवाब को सेना के खर्च के लिए प्रति वर्ष 76 लाख रुपए देने पड़ते थे। कुछ ही सालों के इतिहास ने ये बता दिया कि अंग्रेजों के परपेचुअल शब्द में अस्थायित्व कितना था। जल्दी ही अंग्रेजों को एक बहाना मिला। वजीर अली बनारस में कैद थे, उन पर षड्यंत्र का निराधार आरोप लगाया गया और कहा गया कि उन्हें कोलकाता भेज दिया जाए। चेरी नामक एक अंग्रेज रक्षक से वजीर अली की इसी बात पर कुछ कहा सुनी हो गई। नवाब ने तलवार खींच ली और चेरी तथा अन्य 2 अंग्रेज चीर निद्रा में सुला दिए गए। इसी अवसर पर अवध में कुछ अशांति हुई। अंग्रेज तो भारत की सहायता के लिए तत्पर ही थे। लॉर्ड वेल्जली ने सेना में सुधार करने की सलाह देते हुए नवाब सआदत अली को एक पत्र लिखा, जिसमें ये आदेश था कि उत्सवों के लिए जितनी सेना आवश्यक हो उसके अतिरिक्त सारी भारतीय सेना समाप्त कर दो और उसके स्थान पर अंग्रेजी सेना रख लो। नवाब ने अपील की कि भारतीय सेना समाप्त कर देने से लाखों अवधवासी बेरोजगार हो जाएंगे और मैं राज्य में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। इस न्याय संगत और तर्कयुक्त प्रार्थना को
अनसुनी करके 2 अंग्रेज पलटनें अवध के लिए रवाना कर दी गई। गवर्नर जनरल ने 22 जनवरी सन 1801 को नवाब को दूसरे पत्र में लिखा कि या तो कुछ सालाना पेंशन लेकर अलग हो जाओ या 2 नई पलटनें अवध भेजी गई हैं। उनके खर्च के लिए आधा राज्य कंपनी के हवाले करो। नवाब को आखिर हार कर 14 नवंबर के दिन संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने ही पड़े। ये पतन की ओर प्रवंचना की पराकाष्ठा थी। अवध का आधा और अधिक उपजाऊ भाग, जिसकी वार्षिक आय 35 लाख से अधिक थी, अंग्रेजों के हाथ में चली गई और गवर्नर जनरल के भाई हेनरी वेल्जली इस भाग के लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य आर थॉमसन ने उक्त घटना पर कहा है कि इस तरह तो एक डाकू द्वारा निरस्त्र राहगीर के लूटे जाने को भी कोई संधि कह सकता है। 1 नवंबर 1814 को लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नेपाल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। वो खुद लखनऊ आए और घोषणा हुई कि कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नवाब गाजिउद्दीन हैदर ने 2.5 करोड़ रुपए कंपनी को कर्ज दिए हैं। जबकि सहायक रेजिडेंट मेजर बर्ड ने लिखा है कि ये रकम नवाब को सता कर और यातनाएं देकर वसूल की गई थी। नेपाल युद्ध में गोरी सेना की जीत हुई और नेपाल से जो इलाका लिया गया उसका एक नया भाग अवध को 2.5 करोड़ कर्ज के बदले में दिया गया। बर्ड साहब के शब्दों में ये क्षेत्र इतना बंजर था कि यदि 1 करोड़ रुपए से कंपनी के शेयर खरीदे जाते तो उनसे जो आमदनी होती उसका 6वां भाग भी इस इलाके से ना मिल सकता था। दिल्ली भी तो ब्रिटिश राज्य की आंखों में खटक रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 12 जनवरी 1815 को अपने रोजनामचे में लिखा है कि दिल्ली का बादशाह, जिसके झंडे के नीचे कभी भी चारों ओर से मुसलमान आकर जमा हो सकते हैं, खतरनाक है। ये आशंका कितनी सही थी। 45 साल बाद इसे दिल्ली के बादशाह के हरे झंडे के नीचे चारों ओर के मुसलमान ही नहीं, सारे भारतीयों ने जमा होकर ब्रिटिश राज्य की चूलें हिला दी। सन 1857 और उस समय उन वीरों का सत्युत प्रयत्न आज तक के हमारे स्वतंत्रता संग्राम के पाथेय रहा है। उस सुनहले पृष्ठ को आज कोई हमारे इतिहास से मिटा नहीं सकता। अब तक अवध के नवाब अपने को दिल्ली का अधीनस्थ शासक मानते थे। वो नवाब नहीं, नवाब वजीर थे। ब्रिटिश कूटनीतिक ने इस आत्मिक संबंध को भी सशंक नेत्रों से देखा और अक्टूबर 1819 में कंपनी की ओर से लखनऊ में बड़ा समारोहपूर्ण दरबार हुआ। गवर्नर जनरल इस उत्सव में उपस्थित थे। इस दरबार में अवध के नवाब को स्वाधीन बादशाह घोषित किया गया। उस घोषणा का अर्थ था अवध का दिल्ली से संबंध विच्छेद नहीं, इसका एक और अर्थ था अवध पर कंपनी का पूर्ण आधिपत्य। हाँ, अवध अब अंग्रेजों का एक बैंक हो गया था। इसमें कुछ जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। मनमानी रकमें निकालने का अधिकार प्रत्येक गवर्नर जनरल को था और इस अधिकार का आगामी वर्षों में खुलकर उपयोग हुआ। रकम कर्ज कहकर ली जाती थी, लेकिन वो लौटकर नवाब के कोष में कभी नहीं आती थी। अवध में कुशासन और दुष्प्रबंधन के लक्षण स्पष्ट हो उठे। सर हेनरी लॉरेंस ने, जो बाद में लखनऊ के रेजिडेंट नियुक्त हुए, जनवरी 1845 के कोलकाता रिव्यू में लिखा कि कहीं भी कुशासन कायम करने का पक्का उपाय है कि नरेश देशी हो, वजीर देशी हो, दोनों की पुष्टि के लिए विदेशी संगीने हों और एक अंग्रेज रेजिडेंट उन्हें पीछे से रोकने वाला हो। चार्ल्स बाल की स्वीकारोक्ति है कि जनता को सुखी बनाने वाले सुप्रबंधन के लिए एकमात्र उपाय था कि रेजिडेंट को वापस बुलाकर नवाब को शासन प्रबंधन में स्वतंत्र कर दिया जाता। इस तरह अवध के कुप्रबंधन का पाप कंपनी के सिर पर है। नवाब वाजिद अली शाह ने इस पाप को पहचाना। प्रचलित किंवदंतियों के विपरीत वो एक संयमशील और योग्य शासक थे। भारतीय सेना के संगठन के लिए कठोर नियम बनाए गए। रोज प्रातःकाल परेड होने लगी। विलंब से आने वाले सेनापतियों के लिए 1000 रुपये दंड का विधान बना। परेड का निरीक्षण नवाब स्वयं करता था और खुद देर से आने पर वो स्वयं दंड को स्वीकार करता था। पर यह योजना रेजिडेंट को कुछ कारणों से ना रुची। नवाब को बलपूर्वक इस कार्य से वितरित कर दिया गया। अवध की दुर्दशा बहुत टल न सकी। ईस्ट इंडिया कंपनी सहसा सशंक हो उठी। समझ लिया गया कि जनप्रिय और योग्य नवाब से ब्रिटिश सत्ता को भयंकर धक्का लग सकता है। ये अंतिम और सबसे प्रधान कारण था।
अवध के अतिशीघ्र अपहरण किए जाने का। बहानों की खोज होने लगी। सतारा और झांसी को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के जैसे बहाने मिल गए थे। वैसे बहाने अवध के संबंध में बहुत प्रयास करने पर भी न मिल सके। लेकिन ब्रिटिश नीति में अवध अपवाद होकर रहता भी तो कैसे। सन 1801 की संधि में एक शर्त ये भी तो थी कि अंग्रेज सरकार नवाब वजीर के समस्त इलाकों की बाह्य आक्रमणों से रक्षा करेगी, यानी बाहरी में जो आक्रमण होंगे उससे रक्षा करेगी। वो अवध के इतिहास में सबसे दुर्भाग्य सूचक दिन था जिस दिन इस संधि पत्र पर नवाब के हस्ताक्षर हुए। वो दुर्भाग्य पराकाष्ठा पर पहुंचा सन 1856 में, जब तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लेने का आदेश दिया, क्योंकि अयोग्य नवाब शासन सुधार नहीं करना चाहता। रेजिडेंट उट्रम को आदेश मिला कि यदि नवाब खुशी से राज्य समर्पण न करे तो तुरंत बल प्रयोग किया जाए। आदेश का अक्षरशः पालन हुआ। नवाब ने खुशी से आत्मसमर्पण नहीं किया। बल प्रयोग ने निर्दोष जनता को भी अछूता न छोड़ा। निरीह आबलाओं पर, बेगमों पर अत्याचार हुए। हत्याओं और बलात्कारों की प्रतिध्वनि तो आज तक लखनऊ के वायुमंडल में व्याप्त है। नगर का एक एक राजगढ़ उस दिन की ब्रिटिश सभ्यता का साक्षी है। बाद में आखिरकार नवाब को कैद करके कलकत्ता भेज दिया गया। तदंतर उस जनप्रिय नवाब के संबंध में अय्याशी की तमाम कल्पित और निराधार कथाएं गढ़-गढ़ कर प्रचारित की गई, जिन्हें ब्रिटिश शिक्षालयों के उपाधि प्राप्त अभागे लखनवी आज तक सच मानते हैं। लेकिन तब का लखनऊ तो सत्य से इतना अनजान न था। बेगम हजरत महल और मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिस शहीद का नाम अवध के इतिहास में सदा स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा, उस महान शास्त्रगार की तैयारी में लग गए, जिसका विस्फोट एक वर्ष बाद मेरठ में समय से कुछ दिन पहले हो गया। हजारों पंडित और मौलवी प्रचार कार्य में लग गए। लखनऊ की एक एक गली, एक एक घर दुर्ग बन गया। जगह जगह प्रार्थनाएं और गुप्त मंत्रणाएं होने लगी। हिंदू और मुसलमान मिलकर ये राह देखने लगे कि कब वो हरा झंडा लखनऊ पर फिर से फहराया जाता है और कब अंत होता है प्लासी के युद्ध से प्रारंभ होने वाले हमारे बंधन के इतिहास का। आप सुन रहे थे 1857 अवध का मुक्ति संग्राम से अवध का अपहरण। ये पहला भाग है। आगे भी मैं अवध के इतिहास को जारी रखूंगी। आज के लिए इतना ही।